हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम का यूनिट 3 पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती है? देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर हम एक वाइड वे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दो तरह से, एक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हो गया इनफॉर्मल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है। जैसे कई बार हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है। अगर मान लीजिए ऑफिस का कोई फंक्शन है, आपको वहां पे जाना है, तो आप वहां पे फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं या फॉर्मल बातें करते हैं। इनफॉर्मल मतलब जो फॉर्मली ना हो, मतलब काफी ज्यादा ऑफिशियल यहाँ पे चीजें लिखी रहती है, प्रॉपर रिटर्न फॉर्मेट में आपको चीजें मिल जाएंगी। जैसे एक होता है फॉर्मल ग्रुप, एक डिपार्टमेंट बनाया गया फॉर्मल आपके ऑफिस के द्वारा, जिसको आप बोल सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट में आपके मान लीजिए एक एचआर हेड है, उसके अंडर 3 क्लर्कल काम कर रहे हैं, तो ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मल। लेकिन आप अपने अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की भी बात करें, एचआर हेड का एक क्लर्क मान लीजिए, उसका नाम है नंबर 1, और एक और दूसरा अलग से फॉर्मल डिपार्टमेंट बना है। ये एचआर था, ऐसे मान लीजिए मार्केटिंग है, वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर और उसके अंडर 3 क्लर्क काम करते हैं। उनका नाम रख लीजिए 4, 5, 6। ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3 हमने यहाँ रख दिया था ना, तो 4, 5, 6। तो ये हो सकता है कि 1, 4 और 5, ये जो 3 क्लर्क है, ये एक साथ ही लंच करते हैं। इनकी दोस्ती अच्छी हो गई, सेम एज ग्रुप के हैं, तो उनका, क्योंकि इनका एचआर जो हेड है वो तो मान लीजिए उनसे एज में ऑलमोस्ट डबल है। अगर इनका एज 25 है तो मान लीजिए 50 ईयर्स का है, तो इनकी बातें मैच नहीं होती। तो इसकी वजह से लंच रूम में ज्यादातर ये सेम एज ग्रुप वाले एक साथ लंच करते हैं। 1, 4, 5 जो है एक साथ लंच करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो ये कैसा ग्रुप बन गया? ये उनका बन गया इनफॉर्मल ग्रुप। जो फ्रेंड्स ग्रुप बन जाता है ना, आप लोग ऑफिस में ब्रांच में काम करते हैं, तो आपका जो लंच ग्रुप है तो वो आपका एक तरह से इनफॉर्मल है। तो लंच जनरली लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारा फ्रेंड कब फ्री है, तभी हम एक साथ लंच करेंगे। बैंकों में तो टाइम नहीं होता, जिसके पास जब टाइम है लंच पे चला जाता है। बट जनरली मैं बात कर रही हूँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे आपके पास टाइम है, अपने हिसाब से जा सकते हो, तो वहाँ पे जो दोस्त हैं वो एक साथ ही लंच करने के लिए जाते हैं। तो वो होता है आपका इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में यही मेन डिफरेंस है। फॉर्मल में क्या होता है कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप, जैसे एचआर का एक पूरा जो डिपार्टमेंट है, ये क्या है, एक तरह से ग्रुप ही तो है। वहां पे एचआर हेड और उसके अंदर 3 क्लर्क उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ग्रुप है। इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल दोस्ती, वेवलेंथ। वेवलेंथ जैसे दोस्ती कैसे होती है, आप लोगों की वेवलेंथ थिंकिंग मैच करती है, इसलिए आपकी दोस्त। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि हमें दोस्त बनना है, वो आपके अपने आप ही ऑटोमेटिकली आता है। उसके लिए आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने होते। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बराबर वेवलेंथ मतलब थिंकिंग मैच करती है। जिस बात पे आप लोगों को हंसी आती है, आपके दोस्त को भी उसी बात पे हंसी आती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो एचआर है, इसमें मान लीजिए 3 क्लर्क है, तीनों का एज मान लीजिए सेम है। इसका भी 25 है, इसका 24 है, इसका 25, ये 26 है, तो सेम एज ग्रुप के। उसके बावजूद भी इनकी आपस में दोस्ती नहीं है। एज ग्रुप तो है पर फिर भी दोस्ती नहीं है। रीजन, एज ग्रुप सेम होने से ये मतलब नहीं है कि सभी सेम ग्रुप के एज के लोग दोस्त बन जाएंगे। उनकी वेवलेंथ थिंकिंग मैच करनी चाहिए। ठीक है, ए की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है, बी की 2 है, उसकी थिंकिंग डिफरेंट है, थर्ड वाले की थिंकिंग डिफरेंट है। पॉसिबल है जो 1 की थिंकिंग है यहाँ पे 4 और 5 से मैच कर गई, तो इनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, जिस बात पे 1 को हंसी आती है उसी बात पे 4 और 5 को भी हंसी आती है। दोस्तों में यही तो होता है, जिस बात पे हम हंसते हैं हमारे दोस्त भी उसी बात पे हंसते हैं। पर एक ही बात को 1 जो है उसकी बात पे 2 और 3 को हंसी नहीं आती, क्योंकि उनको मैच ही नहीं करता, उनको उनकी बात ही नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फॉर्मल हमारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया हुआ ग्रुप होता है। इसमें एक डिपार्टमेंट है जिसके मेंबर्स को उन्होंने ग्रुप का नाम दिया। इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है, इसमें दोस्तों का जो ग्रुप बन जाता है ऑफिशियल के अंदर, वो होता है आपका इनफॉर्मल। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा है फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, सेम वही चीज यहाँ पे लिखी है, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल आपका ओपन है, ठीक है, क्लियर कट है, लेकिन ये हिडन है, मतलब हमें मालूम नहीं होता है कि कौन किसका ग्रुप बना हुआ है आज से। ठीक है, तो इसमें गोल, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, जॉब डिस्कशन मतलब क्या क्या हमें काम करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अथॉरिटी स्ट्रक्चर मतलब किसको क्या अथॉरिटी मिली, जैसे एक आपका हेड हो गया, ये अथॉरिटी होगी। ठीक है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कोई बात है तो क्लर्कल अपने हेड से करेंगे, तो प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो सब चीजें क्लियर कट वे में डिफाइन होती है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है, ये बिलीफ में, एजम्पशन में चलता है, एटीट्यूड में चलता है, वैल्यूज, फीलिंग, जॉय, फियर, एंगर, हेटेड, इस तरह की इस ग्रुप में फीलिंग हो सकती है। और ग्रुप नॉर्म्स मतलब ग्रुप के अपने ही नियम है। क्या नियम है ग्रुप के? लंच टाइम पे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो ग्रुप के मेंबर्स एक साथ लंच करते हैं, या ब्रांच भी जाना है छोड़ के तो एक साथ ही वो लोग ब्रांच से निकलते हैं। तो इस तरह से ग्रुप नॉर्म्स उनके बच जाते हैं। और ये क्लियर नहीं है, ये एक तरीके का हिडन ग्रुप होता है, छिपा हुआ ग्रुप होता है, उसको आप बोल सकते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में वही सब लिखा हुआ है कि फॉर्मल में जो प्लानिंग है सारा कुछ क्लियर कट वे में लिखा होता है। और यहाँ पे देखेंगे
As a result of planning process, manager create an organizational structure to achieve methodological work and effective direction. तो बोल रहा है कि जो मैनेजर्स है वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाता है जिससे जो रिसोर्सेज है, जो स्टाफ है, उसको इफेक्टिव वे में जो है यूटिलाइज किया जाए ताकि जो काम है उसको पूरा किया जाए. दिस स्ट्रक्चर विल बी द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस. तो इसमें जो भी प्रोसेस है उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाता है. कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे. किस डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे वो डिपेंड करेगा कि कितना वहाँ पे काम है. तो इससे क्या होता है, जो रिसोर्सेज है उसको इफेक्टिव वे में हम यूटिलाइज कर पाते हैं. द टर्म फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू, तो इसी स्ट्रक्चर को जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम दिया गया. बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम होता है, तो उसको इफेक्टिव वे में करने के लिए हमें क्या करना होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करना होता है. ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि कौन से रिसोर्स को कहाँ पे लगाया जाएगा, कौन क्या काम करेगा. ठीक है, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज होगा, जिसको उन्होंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम दिया है. तो इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं. इसमें क्या होगा, द एक्ट ऑफ कंसाइसली स्ट्रक्चरिंग एनीथिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफिशियल. तो बोल रहा है कि कोई भी चीज अगर स्ट्रक्चर वे में होगी, क्लियर कट होगी, तो वो आपका एक ऑफिशियल या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या होता है, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज इंटेंडेड टू सर्व द मोटिवेशन. तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना, उसको पूरा करने के लिए जो है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाया जाता है. और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेडिकेट डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच मेंबर. तो इसमें क्या होगा कि हर मेंबर की जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और इसमें हर मेंबर को फॉर्मल में उसको टाइम दिया जाएगा, अथॉरिटी दी जाएगी कि वो डिसीजन जो है ले सके. ठीक है, तो उसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अथॉरिटी दी जाएगी, पावर दी जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर, ताकि वो जो है सही डिसीजन ले सके. तो इस तरह से जो है ये आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर काम करता है. इसके फिर फायदों की बात की, क्या इसके फायदे? ऑर्गेनाइज टास्क, तो इसमें सारे जो काम है उसको ऑर्गेनाइज वे में जो है बांटा जाता है. ठीक है, तो इसकी वजह से काम बहुत इफेक्टिवली हो जाता है. सेकेंड है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. टू कंप्लीट द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी डेवलप. तो बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरा हो तो एक फॉर्मल वे में चीजें होनी जरूरी है. अब दोस्तों में क्या है कि दोस्त बल गए तो किसका मन किया तो काम करेगा, किसका मन करेगा तो नहीं करेगा. कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन नहीं है क्लियर कट कहीं पे लिखा नहीं होता. तो इनफॉर्मल तो बस ऐसे ही है, उसकी कोई खास वैल्यू भी नहीं है, मतलब कुछ हद तक उसकी वैल्यू है. बट अगर हम बात करें, अगर हम सीरियस नोट में देखें कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है या नहीं है. अब यहाँ पे दोस्तों का ग्रुप बना है, तो एक का मन करेगा तो दूसरा काम करेगा या नहीं भी करेगा. आज उसका मन नहीं तो वो काम नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कोई किसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता इनफॉर्मल में. बट फॉर्मल में प्रॉपर अथॉरिटी डिसाइड होती है, जिसकी वजह से जो काम है उसको बेटर वे में, इफिशिएंट वे में जो है कंप्लीट करते हैं. अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेट ऑफ फंक्शंस, तो इसमें कोई काम डबल नहीं होता, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का पर्सनल का जो है काम इसमें पहले से बढ़ जाता है. तो कोई भी जो है काम रिपीट हो या डुप्लीकेट हो, इस तरीके का चांस कम ही रहता है. हार्मोनी, इसमें क्या है कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, तो काम में हार्मोनी यानी तालमेल अच्छा बैठ जाता है. और एस्टैब्लिशिंग वंस प्लेस इन द चेन ऑफ कमांड. चेन ऑफ कमांड का मतलब है जैसे बॉस है उसके अंडर 2-3 लोग काम कर रहे हैं तो वो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं. द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप ऑफन नोन्स टू हु रिपोर्ट टू हुम इज डिलीटेड इन अ मिस्टेकन मैनर बाय द फॉर्मल. तो बोल रहा है कि जैसे कौन किसको रिपोर्ट करेगा, है ना, जैसे आपका मैनेजर कौन है, तो वो सारा कुछ क्लियर कट लिखा होता है, तो इसलिए कोई मिस्टेक इस मामले में नहीं होती है. और प्लेसमेंट ऑफ ग्रेड, तो इसमें ज्यादातर जो जोर है काम पे दिया जाता है. ठीक है, तो इसमें कोई पर्सनल चीजें उस चीज से ज्यादा जोर काम पे दिया जाता है कि काम अच्छे से होना चाहिए. इसके कुछ नुकसान की भी बात करते हैं. पोस्टपोनिंग एन एक्शन व्हेन स्कॉलर चेन एंड चेन ऑफ कमांड. चेन ऑफ कमांड इन सब में क्या होता है कि एक से ज्यादा अगर बॉस हो जाते हैं तो उस केस में जो काम है उसको पोस्टपोन भी हो जाता है, मतलब उतनी जल्दी काम नहीं होता. डज नॉट कंसिडर एम्प्लॉय सोशल रिक्वायरमेंट, तो उनकी जो सोशल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट या जो सोशल नीड्स है वो नहीं होती. ठीक है, उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि जैसे जो दोस्ती है तो उसमें आपस में दोस्त एक दूसरे को बात शेयर करते हैं. बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें जो जिसको रिपोर्ट करेगा उसको ही अपनी बात बतानी पड़ेगी जो कोई इश्यूज है. तो यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल या सोशल एड पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता. तीसरा, प्लेसमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव एम्फेसिस ऑन वर्क. तो यहाँ पे ज्यादातर फोकस काम में होता है. ह्यूमन रिलेशनशिप, क्रेडिटरी, इन सब की यहाँ पे कोई जगह नहीं होती, तो मेन फोकस इस पे काम पे होता है. तो कोई क्रेडिटरी हो सकता है या कुछ अच्छा कर सकता है, कोई अच्छी एबिलिटी शो कर सकता है, बट वो चीज यहाँ पे नहीं शो कर सकते. ठीक है, तो ये आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे और नुकसान की बात होगी. अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्मल दोस्तों का ग्रुप बन जाता है ना, उसी को इनफॉर्मल या अनऑफिशियल ग्रुप आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है, विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डेलीगेटेड टू डिफरेंट. तो हर किसी को अलग अलग काम दिया जाता है, जिसको हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल क्रिएट सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन. तो बोल रहे हैं कि लोग एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो जिससे एक सोशल और फ्रेंडली ग्रुप जो है बन जाता है.
while वर्किंग इन वेरियस एम्प्लॉयमेंट पोजीशन। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं तो एक अलग से सोशल ग्रुप आपका फ्रेंडली ग्रुप बन जाता है। वन मोर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट विद इन द कंपनी, इसी को हम लोग इनफॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। तो फॉर्मल में क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है, तो वो तो आपका फॉर्मल ही है। इनफॉर्मल में क्या होगा कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जिससे एक फ्रेंडली ग्रुप बन जाता है, आप सोशल ग्रुप बोल सकते हैं। वही आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला फीचर है द मैनेजर डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट्स टू, तो बोल रहा है कि अनऑफिशियल ग्रुप बनाने के लिए मैनेजर को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपना भी ग्रुप बन जाता है। ठीक है। एम्प्लॉय बिल्ड देयर ओन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू अचीव ग्रेट साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट। तो उनको काफी मतलब मेंटली तौर पे, क्योंकि जैसे फ्रेंड्स है तो कोई प्रॉब्लम है तो आपस में शेयर कर रहे हैं, तो काफी उनको मेंटली पीस इस तरीके का साइकोलॉजिकल आपका फुलफिलमेंट इस तरीके की उनको फीलिंग आती है। ये जो इनफॉर्मल है उसमें कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होता, मतलब कौन किसको होगा, किस तरह से इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी, तो उसमें कोई एज सच इज चेन ऑफ कमांड, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इस तरीके का कोई सिस्टम इनफॉर्मल में नहीं होता है। और इसमें बोला है कि इनफॉर्मल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है पता करना कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, क्योंकि कोई भी किसी को भी कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ग्रुप है ना दोस्तों का, तो कोई किसी को कुछ भी बता देता है, तो मालूम नहीं चलता कि किसने शुरुआत की थी। ठीक है, अब हम इसके फायदे की बात करेंगे। इफेक्टिव एंड रैपिड कम्युनिकेशन, ये इनफॉर्मल है तो इसमें कोई हायरार्किकल चैन कुछ भी फॉलो नहीं करना, तो अगर किसी को डाउट है तो दोस्त में कोई भी किसी से पूछ सकता है। सेटिस्फाई सोशल रिक्वायरमेंट, तो ये वही है कि आपकी जो सोशल नीड्स है, साइकोलॉजिकल और जो सोशल नीड्स है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से हम लोग बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। करेक्ट रिस्पॉन्स, जो हाईएस्ट लेवल के मैनेजर्स हैं तो उनको पता लग जाता है कि जो एम्प्लॉयज है उनका क्या इनपुट है, मतलब क्या वो सोचते हैं पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के बारे में, तो सही रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा। अब आपका बॉस कुछ आपसे पूछेगा तो अपने बॉस को आप जो है उस तरह से बताओगे जैसे उसको अच्छा लगे, बट अगर आपका दोस्त पूछेगा तो आप एकदम जेन्युइन आंसर उसको दोगे, तो वही यहाँ पे बोला गया। यूटिलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, तो बोल रहा है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक स्ट्रैटेजी के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव होता है। मान लीजिए एक एचआर का क्लर्क है और एक मान लीजिए मार्केटिंग का क्लर्क है, तो इसको कोई डाउट है तो ये इसको मदद कर सकते हैं, तो ठीक है, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन है फटाफट यहाँ से वहाँ फॉलो फ्लो करती है, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कोई बात यहाँ से वहाँ पहुंचाने के लिए, तो ये सारे इसके फायदे भी हैं। लेकिन साथ में इसके कुछ नुकसान भी है। इंगेज इन र्यूमर, तो कई बार र्यूमर्स भी फैल जाते हैं। बोला है कि 70% ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज थ्रू द इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो 70% बात जो इसके थ्रू जाती है ना, कम्युनिकेट होती है, तो वो र्यूमर्स ही होता है। सेकंड, नो ऑर्गेनाइज टास्क, तो इनका कोई मतलब इसमें एफिशिएंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी काम इनको दिया नहीं जाता एग्जैक्टली, ठीक है, कि क्या काम करना है इस ग्रुप को, तो एज इट इज कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी कुछ खास नहीं होती। पोटेंशियल टू हैव अनफेवरेबल इफेक्ट्स, if informal organization disagree with the decision and change made by management, it will be challenging to put such decision into, तो बोल रहा है मान लीजिए ग्रुप है और मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया और ये ग्रुप जो है इनफॉर्मल ग्रुप उसको फॉलो नहीं करता, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उस काम को, उस डिसीजन को एक्शन में ले पाना। ठीक है, तो ये भी इसका एक नुकसान है, क्योंकि उनकी यूनिटी बन जाती है, दोस्तों की यूनिटी बन जाती है, तो इसलिए मैनेजमेंट ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मैनेजमेंट के हिसाब से तो ये एक तरह से डिसएडवांटेजेस ही हो गया। प्लेसमेंट ऑफ ए हायर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे ज्यादा फोकस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे होता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल और काम पे, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं है। इंडिविजुअल अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं, मतलब दोस्ती कर ली, बातचीत कर ली, तो उस चीज पे ज्यादा फोकस होता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के काम पे, तो ये भी इसका एक नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल, ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पर शॉर्ट में इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो दो तरीके की हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी, दो टाइप से होती है, एक है फॉर्मल और दूसरी इनफॉर्मल। फॉर्मल में सारी चीजें क्लियर कट रिटर्न फॉर्म में होगी, प्रॉपर बताया जाएगा कौन कौन डिपार्टमेंट है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। लेकिन इनफॉर्मल में इसका बिल्कुल अपोजिट है, लोग जो है, स्टाफ जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं, तो उसकी वजह से उनका फ्रेंडली और सोशल ग्रुप बन जाता है, तो उसी को इनफॉर्मल बोला जाता है। फॉर्मल में क्या होता है, जो गोल है सब कुछ क्लियरली डिफाइन होता है, इसमें जो है प्रॉपर हायरार्की होती है, चेन ऑफ कमांड होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सब कुछ क्लियर कट रहता है। ठीक है, काम भी काफी ऑर्गेनाइज वे में होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव उसको ये पूरा करता है, और इसमें कोई डुप्लीकेट एफर्ट्स नहीं लगा जाते, काफी कोऑर्डिनेशन जो है डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ बना के काम को पूरा करता है। और यहाँ पे चेन ऑफ कमांड क्लियर कट होती है। चेन ऑफ कमांड मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, वो सब चीजें क्लियर कट लिखी होती है। इसमें ज्यादा फोकस काम में होता है। जैसे आपका इनफॉर्मल है ना, तो वहां पे ज्यादातर बातों में
मतलब आपस में इंटरेक्शन में ज़्यादा फोकस होगा, लेकिन इसमें काम में ज़्यादा फोकस होगा। तो ये सारे इसके फायदे। फॉर्मल के कुछ नुकसान है कि कोई भी एक्शन है वो पोस्टपोन हो जाएगा अगर स्कॉलर चेन या चेन ऑफ कमांड्स वाला ग्रुप जो है फॉर्म हुआ। डज नॉट कंसिडर द एम्प्लॉय सोशल, तो यहाँ पे एम्प्लॉय की कोई सोशल बात है, सोशल नीड्स है या साइकोलॉजिकल नीड्स है, उस पर फोकस नहीं होता। मेन फोकस जो है आपके काम पे होता है। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉय है उनका मोरल जो है डाउन हो जाता है, और इसमें मेन फोकस काम पे ही होता है। एम्प्लॉय के पर्सनल रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, एबिलिटी पे कोई फोकस नहीं होता। तो ये फॉर्मल के नुकसान भी है। इनफॉर्मल मतलब दोस्तों का ऐसे ग्रुप बन जाता है ना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं इनफॉर्मल। फीचर्स क्या है कि अनऑफिशियल जो ग्रुप बन जाता है उसी को बोलते हैं इनफॉर्मल, और इसके लिए कोई भी एफर्ट्स लगाने का जरूरत नहीं है। और कई बार जो एम्प्लॉय है वो अपने साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट के लिए अपना ही जो है एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं, और इसका कोई प्रॉपर चेन ऑफ कमांड नहीं होता। मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा ऐसा कुछ भी इनफॉर्मल ग्रुप में नहीं होता है। इसके फायदे नुकसान की बात कर लेते हैं। तो इसमें कोई कम्युनिकेशन है बहुत जल्दी इधर से उधर पहुंच जाती है, और सोशल जो है नीड्स जो है और साइकोलॉजिकल जो नीड्स है आपके एम्प्लॉय की, तो उसको ये सेटिस्फाई करता है। और करेक्ट रिस्पॉन्स, इसमें आपको जो मैनेजर है अगर कोई बात या कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी लागू करना चाहते हो तो बहुत सही उनको रिस्पॉन्स मिल जाता है, और एक स्ट्रैटेजी के टूल के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूनिटी है ना, आपस में दोस्ती है, यूनिटी है, तो आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं उनकी हेल्प से। इसके कुछ नुकसान है कि इस ग्रुप से र्यूमर भी जो है, अफवाह भी बहुत फैलती है। कोई भी काम यहाँ का ऑर्गेनाइज नहीं होता, मतलब कुछ भी काम ऐसे दोस्ती के नाते एक दूसरे की मदद कर दी जाती है, पर एज सच कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होता। और प्लेसमेंट ऑफ हायर, तो इसमें इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के काम पे। तो इसलिए ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिसएडवांटेजेस इसमें हो गए। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल, ये क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल क्या होगा। चार्ट तो मेन डॉक्यूमेंट है, मैनुअल मतलब जैसे पॉलिसीज सब चीजें लिखी होती है ना, तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट आप मान सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या होगा, प्रॉपर डायग्राम की फॉर्म में मेंशन होगा कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए एमडी है, एक डायग्राम बन गया, ठीक है। मान लीजिए चेयरमैन है और चेयरमैन के अंडर 4 एमडी है, ठीक है। फिर मान लीजिए उसके अंदर सीईओ है, सीईओ के अंदर आपका सीजीएम है, फिर आपका जीएम है। तो प्रॉपर चार्ट की फॉर्म में इसको मेंशन किया जाता है, वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो चार्ट को देख के मैं पता लग जाएगा कि कौन कहाँ पे है। जैसे फैमिली ट्री होता है ना, वो भी तो एक तरह का चार्ट है, फैमिली चार्ट, बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। फैमिली ट्री में क्या होगा, दादाजी है, दादी जी है, फिर उनके नीचे उनके बच्चे हैं, ऐसे करके पूरा चार्ट बन जाता है, फैमिली चार्ट, फैमिली ट्री बोलते हैं। सेम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कहाँ पे है, कौन टॉप पोजीशन में है। जैसे अगर हम एसबीआई की बात करें तो चेयरमैन है, उसके साथ फिर 4 एमडी हो गए। तो प्रॉपर जो है वे में इसको चार्ट में, डायग्राम में मेंशन किया जाता है, वही आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो इस चार्ट को देख के मैं क्या पता लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन किस पोजीशन में है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको कितनी अथॉरिटी है, किसको डेलीगेशन की पावर है, किसको कितनी पावर है। तो सारा कुछ हम देख के पता कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को, ठीक है। तो यही लिखा है इसमें। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज ए विटल इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्किंग रिलेशनशिप इनसाइड। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसके अंदर वर्किंग रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे एमडी है, एमडी के नीचे एक डिपार्टमेंट दे दिया, दूसरे एमडी के अंदर एक दूसरा ऑपरेशन डिपार्टमेंट दे दिया, इसको एक मार्केटिंग दे दिया, इसको एचआर डिपार्टमेंट। तो हर कोई डिपार्टमेंट का जो वर्किंग रिलेशनशिप है, इस चार्ट को देखिए आप समझ सकते हैं। इट इज अ डायग्रामेटिक फॉर्म, तो डायग्राम में मेंशन होता है। इसमें प्राइमरी जो फंक्शन है वो मेंशन रहते हैं डायग्राम की फॉर्म में। एंड हाउ दिस फंक्शन आर रिलेटेड, कौन कौन से फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशंस करती है और आपस में कैसे रिलेट होता है। डिग्री ऑफ पावर, चैनल ऑफ पावर एंड डिग्री ऑफ अथॉरिटी, किसको कितनी पावर दी गई है, कौन सी क्या अथॉरिटी है, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सारा कुछ इस डायग्राम में मेंशन होता है। वही आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जनरली आपका दो तरह से, एक होगा मास्टर चार्ट और एक होगा सप्लीमेंट्री चार्ट। दिस चार्ट डिस्प्ले द एंटायरली, तो इसमें पूरा का पूरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेंशन होगा। किसमें, मास्टर वाले में। सप्लीमेंट्री में क्या होगा, सप्लीमेंट्री चार्ट प्रोवाइड इन डेप्थ लुक, तो इसमें तो मेन रहेगा, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री में पूरा का पूरा डिटेल होगा, क्लियर कट जो है, कौन सा डिपार्टमेंट किससे लिंक है, किसको क्या अथॉरिटी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीजें इन डेप्थ वे में लिखी गई होगी, तो वो जाएगा सप्लीमेंट्री। मास्टर मतलब ऊपर मेन से, सप्लीमेंट्री मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मास्टर चार्ट, मतलब जिसमें मेन बताया होगा, ये एमडी है, ये इसके अंदर ये 2 डिपार्टमेंट है, दूसरे एमडी में ये डिपार्टमेंट है, तो मेन बताया होगा, लेकिन उसको इन डेप्थ नॉलेज, क्लियर कट नॉलेज, हर डिपार्टमेंट के रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, अथॉरिटीज, लिंकेज आपस में क्या है डिपार्टमेंट का, सारा कुछ क्लियरिटी से सप्लीमेंट्री चार्ट में बताया गया होगा, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को अगर हम बात करें तो 3 तरह से और क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्टिकल या टॉप डाउन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल और तीसरा है सर्कुलर चार्ट। तो 3 तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो सकता है, ठीक है। ये तो मेन था, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मास्टर और सप्लीमेंट्री होगा, पर साथ में इसका 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्टिकल चार्ट, हॉरिजॉन्टल चार्ट एंड सर्कुलर चार्ट। अब इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं।
तो वर्टिकल चार्ट क्या होगा, इसको टॉप डाउन बोलते हैं। टॉप डाउन मतलब मान लीजिए एमडी है, सॉरी चेयरमैन है, फिर नीचे एमडी है, फिर सीईओ है, फिर सीजीएम है, फिर जीएम है, डीजीएम है, तो पूरा टॉप टू डाउन होगा। तो इसमें जो टॉप लेवल पे है उसको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और सबसे कम लेवल जो नीचे होगा उसकी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो टॉप से लेकर डाउन तक कौन किस पोजिशन में, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, प्रॉपर हायरार्किकल फॉर्म में, पिरामिड की फॉर्म में मेंशन रहता है विद लाइन ऑफ कमांड। लाइन ऑफ कमांड मतलब कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मेंशन रहती है। तो वो है आपका वर्टिकल चार्ट। ऐसा होता है ना वर्टिकल लाइन, वो होगा वर्टिकल। सेकंड आता है हॉरिजॉन्टल चार्ट, ये लेफ्ट टू राइट होगा। और इसमें जो देखिए द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, लेफ्ट से लेकर राइट तक होगा। जो लेफ्ट में होगा मोस्ट डिफिकल्ट टू लीस्ट डिफिकल्ट, तो लेफ्ट वाला जो काम होगा वो मोस्ट डिफिकल्ट होगा। ठीक है, काम के हिसाब से इसको बांटा गया, मोस्ट डिफिकल्ट, और जो राइट में होगा वो लीस्ट डिफिकल्ट होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे चेन ऑफ कमांड इज ब्रोकन इनटू हॉरिजॉन्टल। तो जो चेन ऑफ कमांड है मतलब कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, तो वो चीजें हॉरिजॉन्टल वे में मेंशन रहती है। तीसरा आता है आपका सर्कुलर चार्ट। सर्कुलर चार्ट आपका कुछ इस तरह से होगा, बीच में आपका चेयरमैन होगा। ठीक है, और मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, एक आपका एचआर डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फंक्शनल ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है और एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो ये चेयरमैन बीच में होगा और हर डिपार्टमेंट इसके साथ जुड़ा होगा और आपस में डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होंगे। तो पूरा का पूरा चार्ट सर्कुलर फॉर्म में होता है, वही यहाँ पे सर्कुलर चार्ट। तो सर्कुलर चार्ट में कई बार पता नहीं लगता कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्योंकि सब चीजें सर्कुलर वे में आ गई ना, तो नहीं पता लग रहा कि एचआर ज्यादा आ गया या मार्केटिंग आ गया। तो इसलिए कई बार मतलब इसमें यही प्रॉब्लम है कि कई बार इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो देख के नहीं पता लग पाता कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। अ सर्कुलर फॉर्म कैन बी यूज टू डिस्प्ले वैरायटी ऑफ जॉब और फंक्शन दैट आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो बोला कि सर्कल फॉर्म में भी आप बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम चल रहा है। कंसेंट्रिंग और सर्कुलर चार्ट लिस्टेड द वर्टेक्स बाय प्लेसिंग इट एट द सेंटर ऑफ द सीरीज। तो बोल रहे हैं कि एक सेंटर पे एक पोजीशन रहेगी, लोकेशन दैट आर regarded as having approximately the same level of significance can be found on centric circles that are the same distance from the center. अलग अलग लेवल पे जो जो पोजीशन होंगी उसको उस तरह से दिखाया जाएगा कि वो जो है मतलब जैसे मान लीजिए एक सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर पे कोई पोजीशन है, फिर यहाँ पे एक दूसरी पोजीशन है, यहाँ पे दूसरी पोजीशन, तो डिस्टेंस के हिसाब से पता लगेगा कि सेंटर से कितना। मान लीजिए चेयरमैन को यहाँ बैठा लिया, यहाँ पे एमडी को बैठा लिया, यहाँ पे आपने सी को बैठा लिया, तो इस तरह से जो है डिस्टेंस से आपको पता लग जाएगा कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, उससे आप आइडिया लगा लेंगे कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल जॉब पे है। जो सेंटर पे है तो वो मेन फोकस्ड है, बाकी उससे कितनी दूरी है उससे आइडिया लगेगा कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल पोजिशन में है। ठीक है, तो वही होता है आपका सर्कुलर चार्ट। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। तो चार्ट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे मैनुअल्स की। मैनुअल्स क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। लिखा देयर इज पॉसिबिलिटीज दैट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट विल नॉट ऑफर ऑल ऑफ द फैक्ट्स दैट आर ऑफन वांटेड एंड रिक्वायर्ड टू कम्प्रीहेंड अ कंपनी। तो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट को देखे कई बार हम सही तरह से नहीं समझ पाते। होने में तो आपका एक मास्टर चार्ट है, सप्लीमेंट्री चार्ट है, उसमें काफी इन डेप्थ नॉलेज है, बट उसके बावजूद भी हम लोग सही तरह से समझ नहीं पाते कि क्या किस तरीके से काम चल रहा है। सो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल एड टू द इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बाय प्रोवाइडिंग मोर डेटा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में डेटा है, मैनुअल को देख के आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की जो नॉलेज है उसमें एड ऑन करने का ही काम करते हैं। कौन, आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या होगा, मेन मेन इन्फॉर्मेशन रहेगी, लेकिन अगर कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से भी डाउट है तो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल को देख के आपको सारा कुछ जो बचा कुछ डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो वही होता है ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल को 4 सेक्शन में बांट सकते हैं, पॉलिसी मैनुअल, ऑपरेशन मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल और आपका रूल एंड रेगुलेशंस। इसके फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और मैनुअल के फायदे की बात करेंगे। मैनेजमेंट टूल। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है या मैनुअल है, तो इससे मैनेजमेंट जो है कौन किस पोजीशन में, कौन किसको मतलब किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, किसको क्या अथॉरिटी मिली, तो सारा कुछ इस चार्ट की हेल्प से पता लग जाता है। अवॉइडेंस ऑफ ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेट। तो इसकी वजह से चार्ट और मैनुअल में सारी चीजें क्लियर कट मेंशन रहती है, कौन किस जॉब को करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो सारा कुछ क्लियर कट रहता है, तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी डुप्लीकेट नहीं होती। अगला, रेजोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। कई बार मतलब चार्ट और मैनुअल में सारी चीजें क्लियर कट रहती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या कोई पोजीशन है, तो किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। वरना अगर सब कुछ लिखा नहीं होता तो कोई मैं बॉस हूँ हर कोई अपने को बॉस समझता, तो बहुत दिक्कत हो सकती थी ना। लेकिन यहाँ पे सब कुछ लिखा है क्लियर कट, तो इस तरह की दिक्कत नहीं होती। अगला, ट्रेनिंग गाइड। द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल बोथ सर्व टू इवॉल्व द वर्क दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एम्प्लॉय। तो इसमें जो है काम के बारे में लिखा रहता है कि इस एम्प्लॉय को क्या क्या काम करना है। ठीक है, जिसकी वजह से पता लग जाता है कि किसको कहाँ पे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग देनी है या ऑन द जॉब ट्रेनिंग होनी है। रेफरेंस टू आउटसाइडर। कोई आउटसाइडर का बाहर का बंदा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन से कुछ काम है, ठीक है, तो उसको पता लग जाएगा, उसको नहीं मालूम कि किसको कांटेक्ट करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और मैनुअल को
रीड करके समझ सकता है कि कौन किस पोजीशन में है, किसको क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इससे जो आउटसाइडर है, जो कंपनी को नहीं जानता, वो भी आसानी से पता लग जाएगा कि उसको किसके साथ इंटरेक्ट करना है अपने काम के लिए। ठीक है, तो ये आउटसाइडर के लिए भी काफी रेफरेंस पॉइंट के तौर पे काम करता है। तो ये उसके फायदे हो गए आपके चार्ट एंड मैनुअल। पर साथ में कुछ नुकसान भी है। रिजिडिटी मतलब रिजिड होता है कठोर, जिससे पत्थर होता है ना कठोर, बिल्कुल वैसे। पत्थर का क्या है कि कैसा भी आपको फील हो, पत्थर अपने शेप को नहीं चेंज करता। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी काफी रिजिड होता है। इसमें सारी चीजें क्लियर कट पहले वे में लिखी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने मान लीजिए चार्ट बना लिया, मैनुअल बना ली, फिर जब आप काम करने लगे तो आपको वहाँ पे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। तो बाद में पता लगा कि चार्ट में तो इस तरह से लिखा है, मैनुअल में ऐसा लिखा है, बट रियल में जो है नहीं काम कर पाता। आपके ऑफिस के सर्कुलर्स होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, तो उसमें जो लिखा होता है रियल टाइम पे जो आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो वो चीज मैनुअल में नहीं रहती। पर उसके बावजूद भी मैनुअल को नहीं अमेंड किया जाता, लॉन्ग टर्म तक आपको वही मैनुअल फॉलो करनी होती है। तो रिजिडिटी इसका एक डिसएडवांटेजेस पॉइंट इसमें है। ठीक है, अगला आता है आपका पार्शलिटी, पार्शली कंप्लीटेड पिक्चर। मतलब ये जो है ओनली शो अ पोर्शन ऑफ द फुल पिक्चर ऑफ हार्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। अगर ये पूरी पिक्चर है तो जो चार्ट और मैनुअल ये सिर्फ आपको आधी पिक्चर दिखाते हैं। मतलब चार्ट और मैनुअल को देख के हम ये नहीं बोल सकते ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें होती है। तो इसमें पार्शल मतलब ये आपको अधूरी पिक्चर दिखाता है। ठीक है, तो पूरी पिक्चर आप नहीं देख पाते, इसके हेल्प से सिर्फ आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। और यहाँ पे लिखा है टू एक्सपर्ट मोर इफेक्टिव कंट्रोल। तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर ज्यादा इफेक्टिव में अगर आपको कंट्रोल करना है, तो जो मैनेजर्स है, मैनेजर नीड टू बी फैमिलियर नॉट ओनली विद फॉर्मल बट ऑल्सो इनफॉर्मल पैटर्न। तो मैनेजर्स को सिर्फ ये फॉर्मल पैटर्न ही नहीं मालूम होना चाहिए, बल्कि इनफॉर्मल पैटर्न भी मालूम होना चाहिए। जैसे दोस्तों का ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको बारे में भी समझना चाहिए कि किस तरीके से ग्रुप काम करता है, किस तरह से एम्प्लॉय को उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तभी हम बेटर वे में जो है एम्प्लॉय को कंट्रोल कर पाएंगे। अगला इनएडिक्वेट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा, मतलब इसमें डायग्राम रहता है चार्ट में और बता दिया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो बहुत ज्यादा क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं रहता। ठीक है, जो पिक्चर है उसको देख के आप ज्यादा क्लियरिटी नहीं बता सकते कि कौन किसकी अथॉरिटी है, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पोटेंशियल फॉर साइकोलॉजिकल इश्यूज। जो इम्प्लॉयज है उनके लिए साइकोलॉजिकल इश्यूज के तौर पे काम कर सकता है। कैसे? बिकॉज द चार्ट प्लेस इंडिविजुअल इन इधर ए हायर और लोअर पोजीशन रिस्पेक्ट। तो इसमें बता देता है कि ये क्लर्क पोजीशन है या ये ऑफिसर पोजीशन है। तो क्लर्क को अपने आप को सुन के कि हम क्लर्कल है तो उनको इन्फीरियरिटी वाली फीलिंग आ सकती है, या जो ऑफिसर्स है वो अपने आप को काफी सुपीरियर फील कर सकते हैं। बल्कि रियलिटी ये होती है कि क्लर्कल भी जो है ब्रांच पे उतना ही काम करते हैं। और अगर हम देखा जाए, कुछ क्लर्कल तो दिन भर में 150 कस्टमर्स तक के लिए डील करते हैं। तो नाम सुनने में ऐसा है कि क्लर्क कोई पोजीशन नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, बट रियलिटी में उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो जो साइकोलॉजिकल इशू है ना, वो भी इसमें देखने को मिलता है, जहाँ पे सुपेरिटी, इन्फीरियरिटी, इस तरह की फीलिंग जो है स्टाफ के अंदर आ सकती है। अब हम इसके मैनुअल के फायदे और नुकसान की बात करेंगे। ठीक है, ये हमने किसके फायदे नुकसान देखे, ये हमने फायदे नुकसान देखे आपके चार्ट और मैनुअल की। ठीक है, पर यहाँ पे नीचे कुछ और आपको यहाँ पे एडवांटेजेस बता रखे। ये मैनुअल है, ठीक है, ये सिर्फ मैनुअल है। तो इसमें बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन जो मैनुअल है, मैनुअल मतलब जो एड ऑन इन्फॉर्मेशन देता है आपको चार्ट को, तो उसके फायदे क्या है। इसमें रूल रेगुलेशन और जो इंस्ट्रक्शन है सारा कुछ क्लियर कट रहता है। तो इसलिए जो है एम्प्लॉय को अलग अलग प्रोसीजर और प्रैक्टिस को समझने में आसानी होती है, मतलब आसानी से वो रूल्स रेगुलेशन को देख के समझ सकते हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए। बिकॉज बोथ इंस्ट्रक्शन एंड पॉलिसीज आर लेड डाउन इन अंडरस्टैंडेबल मैनर, मेकिंग डिसीजन इज सिंपल। तो इसमें सारी पॉलिसीज क्लियर कट अंडरस्टैंडेबल वे में लिखी होती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेना बहुत सिंपल और जल्दी हो जाता है। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल के फायदे हो गए, बट इसके साथ साथ कुछ इसके नुकसान भी है। नुकसान क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको मैनुअल रेडी करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिक्वायर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्ट, अच्छा खासा आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, टाइम लगाना पड़ेगा। तो एक डिसएडवांटेजेस ये हो गया। सेकेंड है देयर इज वेरी लिटिल रूम फॉर इनिशिएटिव। बाद में आपको जिसमें चेंज या इनिशिएटिव नहीं कर सकते। पहले से आपने रूल रेगुलेशन बना लिए, उसके बाद आप इसमें किसी भी टाइप का नया इनिशिएटिव, नया कुछ लाना है तो इस तरह से आप नहीं कर सकते। इंडिविजुअल की बात सुन के कुछ अमेंड करना है तो इस तरह से जनरली नहीं किया जाता। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल का जो है डिसएडवांटेजेस इसमें हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है? ये डायग्राम में फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दो तरह से हो सकता है, मास्टर और सप्लीमेंट्री। मास्टर मेन होगा, इसमें चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होगी, जैसे चेयरमैन है, एमडी, इस तरह से बेसिक बेसिक लिखा होगा। सप्लीमेंट्री में एड ऑन या डेप्थ नॉलेज आपको मिल जाएगी। चार्ट तीन तरह से होगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर। वर्टिकल में टॉप से लेकर डाउन कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो मेंशन रहेगा। हॉरिजॉन्टल में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका कोऑर्डिनेशन के बारे में मेंशन रहेगा। सर्कुलर में एक बीच में चेयरमैन है और बाकी कौन कौन से डिपार्टमेंट उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो वो सर्कुलर चार्ट में आपको मिल जाएगा।
ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देख के कई बार अगर हमें डाउट होता है तो मैनुअल को हम पढ़ सकते हैं, उसमें काफी डेप्थ नॉलेज आपको मिल जाती है। ठीक है, तो जो बच्ची कुछ नॉलेज की कमी रह गई तो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल से वो बच्ची कुछ कमी भी पूरी हो जाती है। इसमें मैनुअल आपके 4 तरह से हो सकते हैं। पॉलिसी को लेके मैनुअल हो सकते हैं, ऑपरेशन किस तरह से काम होगा उसको लेके, ऑर्गेनाइजेशन के मैनुअल की कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, रूल्स और रेगुलेशन को लेके मैनुअल। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के मैनुअल हो सकते हैं। इसके फायदे क्या है? ये मैनेजमेंट टूल के तौर पे काम करता है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या पोजीशन है, किसका क्या स्ट्रक्चर है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें काम डुप्लीकेट नहीं होता क्योंकि सारे काम, जॉब, सब कुछ क्लियर कट मैनुअल में लिखा होता है। कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता क्योंकि किसकी क्या पोजीशन है, कौन सीनियर है, कौन अथॉरिटी किसकी है, किसको क्या प्रोसीजर से काम करना है, सारा कुछ लिखा होता है। तो कोई भी कन्फ्लिक्ट इसमें अराइज नहीं होता। ट्रेनिंग गाइड, जो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये ट्रेनिंग के दौर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफरेंस टू आउटसाइडर, बाहर के लोगों को नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन में किसको कांटेक्ट करना है, इस चार्ट को, मैनुअल को देख के वो समझ सकते हैं कि हाँ इससे मैं बात करें। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ये जो चार्ट और मैनुअल है ना, कुछ इसके नुकसान भी है। रिजिडिटी, वो काफी कठोर है क्योंकि रियलिटी में जो होता है और जरूरी नहीं होता कि जैसे ही पॉलिसी लिखी गई है रियल में उस तरह से काम हो, तो काफी रिजिड है ये एक तरह से। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेजेस हो गया। सेकेंड है पार्शली कंप्लीट, तो ये आपको पूरी पिक्चर नहीं, अधूरी पिक्चर दिखाता है। ठीक है, और इसमें चीजें क्लियर कट में नहीं रहती, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलता। और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जैसे कई बार इसमें मेंशन होता है ना कि ये सुपीरियर पोजीशन है, ऑफिसर एक सुपीरियर है बैंकों में, और क्लर्क पोजीशन एक तरह से इंफीरियर पोजीशन है, तो काफी सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, इस तरह की फीलिंग एम्प्लॉय में आती है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इशू को हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल के भी फायदे नुकसान की बात की गई है। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में साफ कुछ लिखा होता है, क्या रूल्स रेगुलेशन, सारी चीजें क्लियर वे में जो है इंस्ट्रक्ट की जाती है, और इसलिए जो एम्प्लॉय है क्विकली जो है प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस को लर्न कर सकते हैं मैनुअल की हेल्प से। इसमें जो मैनुअल है काफी अंडरस्टैंडेबल, मतलब इजी लैंग्वेज में होता है, तो इसलिए डिसीजन लेना बहुत आसान और जल्दी हो जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जो मैनुअल है उसके लिए बनाने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम और अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरा जो है, इसमें कोई भी इनिशिएटिव है या कोई भी रूल्स रेगुलेशन कुछ चेंज करना है, एम्प्लॉय की बात सुन के उसके हिसाब से, उस सबका कोई स्कोप इसमें नहीं रहता है। ठीक है, जो मैनुअल बन गया सो बन गया। इस तरीके से ये इसका डिसएडवांटेजेस इसमें हो गया। चलिए, पार्ट 3 में कंप्लीट किया। पार्ट 4 में आगे वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। यहाँ से हम लोग पार्ट 4 में शुरू कर लेंगे, और इसके साथ आपका पार्ट 3 हो गया खत्म। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।